हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप सो सब ठीक ठाक होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे सीए इंटर अकाउंटिंग की मई 22 अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स के बारे में। सीए इंटर अकाउंटिंग जो कि ग्रुप 1 का आपका पहला पेपर है, उसके अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। सीए के बच्चों में हमेशा क्रेज रहता है, सर अमेंडमेंट्स क्या आई हैं ये बताइए। तो बच्चे कुछ ज़्यादा नहीं है, पर कुछ थोड़े बहुत ही बातें हैं जो हमें डिस्कस आपके साथ करनी पड़ेंगी। ये अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल है वो मई 22 एंड ऑनवर्ड्स के लिए है। अब ऐसे है जी कि आप ये समझ लीजिए कि मई 22 वालों के लिए ज़्यादा रेलेवेंट हैं, खास करके जिन्होंने पहले की क्लासेस ली हुई हैं, पुरानी क्लासेस ली हुई हैं। जिन्होंने न्यू क्लासेस ली हैं मई 22 का बैच, उनके लिए ये रेलेवेंट नहीं होती, क्योंकि उनके बैच में हमने ऑलरेडी ये सारी बातों को कवर कर दिया था। बट स्टिल अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। बट जिन्होंने पुराना यानी कि जिन्होंने दिसंबर 21 अटेम्प्ट दिया है या दिसंबर 21 बैच से जो लोग पढ़े हैं, उनको इन अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि तब ये बातें आपके कोर्स का पार्ट नहीं थी। दिसंबर 21 के सिलेबस में ये सब बातें नहीं थी। मई 22 एंड ऑनवर्ड्स इसके बाद जो पेपर होंगे उसमें ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है सर, क्या अमेंडमेंट्स हैं? बच्चे, सिर्फ 2 चीज़ों में छोटे छोटे बदलाव आए हैं। पहला, हमने जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट डिस्कस किया था, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट प्लस जो हमने नोट्स डिस्कस किए थे शेड्यूल 3 के, उनमें कुछ बदलाव आए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने शेड्यूल 3 में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, हमें उसके बारे में चर्चा करनी है। प्लस आपका जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का टॉपिक था, जो हम शुरू में ही डिस्कस करते हैं पहले 3 लेक्चर्स में, वहां जब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस ऑन नॉन कंपनीज, याद है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। कंपनीज वाले में कोई बदलाव नहीं है, वो तो एज इट इज हैं। नॉन कंपनीज के बारे में कुछ बदलाव किए गए हैं। सर क्या बहुत ज्यादा बदलाव है? जी नहीं बच्चे, ज्यादा नहीं है, पर जो भी बदलाव है पढ़ना तो पड़ेगा। एक ही क्लास 2 क्लासेस लूंगा, एक शेड्यूल 3 की और एक एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन नॉन कंपनीज के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चे, ये वाला पोर्शन जो मेरी रेगुलर बैच है, मैं उसी की ही क्लास अपलोड कर दूंगा। जो मेरा रेगुलर बैच है मई 22 वाला जो मैंने पढ़ाया है, मैं उसी में ये क्लास जो है वो उसी की क्लास अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये तो सारा नया है, तो ये तो मैं आपको वही दे दूंगा। शेड्यूल 3 वाला हम सिर्फ और सिर्फ चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक हम आपको पूरा ही नया दे देंगे। जो नया टॉपिक हमने क्लास में पढ़ाया है वही टॉपिक आपको मिल जाएगा, तो आप एक बार पूरा ही पढ़ लीजिएगा, पुराने वाले टॉपिक को काटा मार दीजिएगा। सिर्फ कौन सा पोर्शन? एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस ऑन नॉन कंपनीज। जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस ऑन कंपनीज वाला पोर्शन था उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो एज इट इज है। सिर्फ नॉन कंपनीज वाले में बदलाव है, जिसमें से सम भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है तो ये वाला पोर्शन आपको पूरी मेरी रेगुलर बैच की क्लास मिल जाएगी। ये वाले पोर्शन में मैं चेंजेस डिस्कस करूंगा, बिकॉज कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। मेजर शेड्यूल 3 वही है जो हमने पढ़ा था, तो स्मॉल चेंजेस के लिए मैं आपको बोलूं जी 4 क्लासेस दोबारा लगाइए तो आपके 6-7 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। वही काम हम आपको 1.5-2 घंटे में करा देंगे। बस जी ये 2 ही चेंजेस हैं, बाकी सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं, वो एज इट इज एप्लीकेबल है जो आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। मैं फिर बोल रहा हूं, जिन्होंने मई 22 के बैच से पढ़ाई करी है वो इसको ना लगाएं, उनको सब कुछ अपने बैच में ही मिल जाएगा।
जिन्होंने दिसंबर 21 वाले बैच की पढ़ाई करी है उनको ये क्लास लगानी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया? सो चलिए आज हम बच्चे अमेंडमेंट्स इन शेड्यूल 3 को डिस्कस करेंगे। सो एएस वाली क्लास आपको नेक्स्ट क्लास मिल जाएगी। सो हेडिंग बनाइए अमेंडमेंट्स इन शेड्यूल 3। हालांकि करेक्ट नाम है शेड्यूल 3 डिवीजन 1, क्योंकि डिवीजन 2 इंड एएस वाली कंपनीज के ऊपर लगता है, डिवीजन 1 उन कंपनीज के ऊपर लगता है जो क्या लगाती हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाती हैं। पर चलो आपके लिए तो जो भी शेड्यूल 3 सीए इंटर में आपने पढ़ा है वही शेड्यूल 3 है। ओके है जी। सो एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। मैं ये भी बता दूंगा क्या एग्जाम के लिए कितना रेलेवेंट है, पर मैं एक बार बातें सारी करूंगा, बिकॉज जो अमेंडमेंट होती है ना उसमें से कुछ भी आ सकता है। सो चाहे बहुत ज्यादा रेलेवेंट ना भी हो, बट फिर भी एक बार तो मुझे अमेंडमेंट डिस्कस करनी ही पड़ेगी। सो आज की पूरी क्लास हम शेड्यूल 3 की अमेंडमेंट्स पे ही लगाने वाले हैं। क्लियर है? चलिए जी, पॉइंट नंबर 1, चेंज इन फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट का सारा फॉर्मेट चेंज हो गया है? नहीं बच्चे नहीं, ये तो मैंने हेडिंग दिया है। सारा फॉर्मेट सेम है, सिर्फ एक बदलाव किया गया है। पहले मैं वो बदलाव आपको समझा दूं। तो ये मैं क्लास नोट्स पे आ गया। बेटर है आप भी ये क्लास नोट्स खोल लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और पहले ये क्लास नोट्स को खोल लीजिए जो क्लास नोट्स हमने बनाए हुए हैं फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। सारा फॉर्मेट सेम है, एक गलती को सुधारा गया है। जब हम ये पीपीई लिखवाते थे नॉन करंट एसेट्स में, तो हम कहते थे देखो इसके अंदर टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, ये तो गलत हो गया, बिकॉज पीपीई में तो सिर्फ टेंजिबल एसेट्स ही आते हैं। तो हमने कहा था ये एमसीए से गलती हो गई है, जिसको आज नहीं तो कल वो सुधार लेंगे, और इसको सुधार लिया गया है। सो यहां पे थोड़ा सा बदलाव है, तो ये आप सारा एक बार मिटा दीजिए। सर आपने तो ऐसे मिटा दिया, हम कैसे मिटाएंगे? बच्चे अब आपको भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ नहीं है, मैं आपको नोट्स में लिखवा दूंगा जो चेंज है सीधा। अब सब पॉइंट ए में अब 4 चीजें दिखाएंगे। यहां इसको आप हेडिंग देना चाहे तो दे सकते हैं। अब हेडिंग बनता है पीपीई एंड इनटेंजिबल एसेट्स, तो इसको सुधार दिया गया। पहले इसका नाम सिर्फ पीपीई था, अब रख दिया गया पीपीई एंड इनटेंजिबल एसेट। तो इसमें सबसे पहले पीपीई, दूसरा इनटेंजिबल एसेट, वो टेंजिबल एसेट वर्ड ही खत्म कर दिया गया। तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथा इनटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट। इनटेंजिबल्स या इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। लो जी, सो ये गलती को सुधारा गया है। पहले टेंजिबल एसेट हेडिंग का नाम होता था पीपीई, और उसमें टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट वर्ड लिखते थे। अब हेडिंग है पीपीई एंड इनटेंजिबल एसेट। रादर इंस्टीट्यूट ने तो आपको हेडिंग दिया ही नहीं, मैंने आपको हेडिंग लिखवा दिया पीपीई एंड इनटेंजिबल एसेट। तो इसको अंदर भी टेंजिबल एसेट की जगह वर्ड यूज कर लिया गया, क्या? पीपीई। क्लियर है? सो अगर आपने अपने मेन नोट्स में जाके चेंज करना है तो प्लीज ये चेंज कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको यहां पे वो चेंज लिखवाने जा रहा हूं। हाँ जी, अंडर नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि हमारे पास अमेंडमेंट के नोट्स भी होने चाहिए ना, सो मेन में भी चेंज करना है तो कर लीजिए। अंडर नॉन करंट एसेट्स पीपीई and intangible assets shall be disclosed as follows। तो मेन हेडिंग क्या हो गया? हेडिंग हो गया पीपीई
एंड इंटेंजिबल एसेट, और इसमें सब हेडिंग हो गए 4। पहला पीपीई, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। सो मैंने मेन में भी आपको दिखा दिया और यहां भी अलग से आपको दिखा दिया। क्लियर है कि आप चेंज को भी एक बार नोट कर लो, प्लस मेन बैलेंस शीट में क्या बदलाव किया गया है, क्योंकि अब आपको पेपर में ये करके आना है। जब भी आपको बैलेंस शीट बनानी है, पहले हेडिंग होता था पीपीई, अब हेडिंग है पीपीई एंड इनटेंजिबल एसेट। पहले लिखते थे टेंजिबल एसेट, अब पीपीई, इनटेंजिबल एसेट, कैपिटल डब्ल्यूआईपी और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। हर क्वेश्चन में अब आपको ये वाला बदलाव करना पड़ेगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, हर सवाल में आपको अब ये वाला बदलाव करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? लिखिए इसको जल्दी। बस बच्चे, तो इसको आराम से आप पॉज करके लिख लीजिएगा। सो फॉर्मेट में बच्चे इतना ही बदलाव है। तो ये जो गलती थी, जो हम क्लास में बोलते होते थे कि ये गलत किया गया है, उसको सुधारा गया है और अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। सो जितने भी क्वेश्चंस आपने क्लास में किए हैं, सब में अब इस तरीके से आपको डिस्क्लोजर करके आना है। क्लियर? कोई टेंजिबल एसेट वर्ड आपने यूज नहीं करना है। क्लियर? चलिए बस बच्चे, बाकी बच्चे बैलेंस शीट और पीएल के फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं है। बाकी सारे के सारे फॉर्मेट्स एज इट इज हैं जो हमने किए हुए हैं। मैं जिसके बारे में नहीं बोल रहा वो एज इट इज एप्लीकेबल है। वो शेड्यूल 3 जो आपने पढ़ा है वो सारा पढ़ना है। बस उसमें मैं जो चेंजेस होंगे, प्लस एक्स्ट्रा नोट्स बहुत सारे आए हैं। डिस्क्लोजर्स में भी इतने ज्यादा चेंजेस नहीं हैं, एक्स्ट्रा नोट्स बहुत सारे आए हैं, तो वो नोट्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए जी। सो फॉर्मेट में और कोई बदलाव नहीं, एक ही बदलाव था, वो हमने चर्चा कर लिया। चलिए जी, अब बच्चे हम डिस्क्लोजर्स पे चलते हैं और एक एक करके हम सारे डिस्क्लोजर्स के चेंजेस को डिस्कस करते हैं। तो पहली आइटम डिस्क्लोजर की, ये मीनिंग ऑफ करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ये सब कुछ सेम है, कोई बदलाव नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, सब कुछ सेम है, कोई बदलाव नहीं है। सो अब हम चलते हैं डिस्क्लोजर पे। तो पहला डिस्क्लोजर होता है किसका? शेयर कैपिटल का। आइए जी, शेयर कैपिटल। जितने डिस्क्लोजर्स हमने शेयर कैपिटल के पढ़ाए हैं वो एज इट इज एप्लीकेबल है। जितने भी डिस्क्लोजर्स शेयर कैपिटल के पढ़ाए हैं वो एज इट इज एप्लीकेबल है। एक एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर आया है, एडिशनल डिस्क्लोजर। एडिशनल इसलिए लिख रहा हूं कि वो सारे तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस ये डिस्क्लोजर, जैसे आप शेड्यूल बनाते होते हो शेयर कैपिटल का, ऑथोराइज्ड, पेड अप, फिर जिनके पास 5% से ज्यादा शेयर है उनके नाम डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। फिर अगर आपने को बोनस शेयर इशू करे, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। होल्डिंग कंपनी, अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। वो सब तो अभी भी है, प्लस एक एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर आया है। लिखिए, अ कंपनी needs to disclose shareholding pattern of promoters, needs to disclose shareholding pattern of promoters as follows। तो कंपनी को प्रमोटर के शेयर होल्डिंग पैटर्न का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सुन लो, पहले क्या होता था कि एक ही डिस्क्लोजर था कि जिनके पास भी 5% से ज्यादा शेयर्स हैं उनके नाम बताइए, सिर्फ इतना ही होता था। वो अभी भी है। अब जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न का डिस्क्लोजर आ गया है। प्रमोटर आपको पता है, जो कंपनी को खड़ा करते हैं, जो कंपनी बनाते हैं, उनको प्रमोटर्स बोलते हैं। तो उन प्रमोटर्स, किस प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और उसका एक छोटा सा टेबल बना के
देना पड़ेगा। बड़े सारे टेबल बच्चे इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं, बड़े सारे टेबल इन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं। सबसे पहले प्रमोटर का नाम बताइए, प्रमोटर का नाम बताइए, फिर कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये बताइए, फिर बताइए कि टोटल शेयर का ये कितने परसेंट है, किस प्रमोटर के पास 40% है, किसके पास 5% है, और कितना इसमें बदलाव आया है, परसेंटेज चेंज ड्यूरिंग द ईयर। बीइंग अ स्टॉक मार्केट गाय, हम इस बात पे बहुत तवज्जो देते हैं कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग में कितना बदलाव आया है। बच्चे ये डिस्क्लोजर बहुत जरूरी था, बिकॉज नहीं तो हमें जा के अंदर घुस घुस के देखना पड़ता था कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में कितना चेंज आया है। बिकॉज प्रमोटर मतलब कंपनी जिसने खड़ी की है, अगर उसका शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है मतलब उसको खुद को कंपनी में विश्वास है, तो मैं भी पैसा लगा सकता हूं। और अगर प्रमोटर अपना हिस्सा लगातार घटा रहे हैं मतलब उनको खुद को अपनी कंपनी में विश्वास नहीं है, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं। सो प्रमोटर का नाम बताइए, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, कितने परसेंट है ये टोटल शेयर्स का, और प्लस कितना इसमें ड्यूरिंग द ईयर बदलाव हुआ है, ये भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो जो डिस्क्लोजर शेयर कैपिटल के ऑलरेडी पढ़ लिए हैं वो तो है ही है, ये एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। लिखिए इसको जल्दी। क्लियर है। सो प्रमोटर शेयर होल्डिंग का एक एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर आ गया है। पेपर में तो मैं हमेशा बोलता होता हूं कि डिस्क्लोजर वही होते हैं जो सवाल बताए। अगर क्वेश्चन में प्रमोटर शेयर होल्डर की जानकारी है जो कि किसी सवाल में होती नहीं, तो ये नोट बन जाएगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। सो पेपर में तो डिस्क्लोजर उतने ही लगते हैं जितनी जानकारी क्वेश्चन में दी होती है। अगर सवाल में जानकारी नहीं है, हम कहां से दे देंगे डिस्क्लोजर्स। क्लियर। सो ये हमारा अगला चेंज था जो शेयर कैपिटल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अब शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व एंड सरप्लस कोई बदलाव नहीं है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट कोई बदलाव नहीं है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज सारे डिस्क्लोजर चलेंगे। नॉन करंट लाइबिलिटीज में नंबर 1 क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कोई बदलाव नहीं है। हालांकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स आए हैं तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो पहले हम देखें जरा, हम लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखाते क्या क्या थे। एक मिनट रुको जरा, मैं क्लास नोट्स खोल लूं जरा, कहां गए। ये रहा। सो ये होना चाहिए आपका पार्ट 2 के अंदर। ये शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, शेयर एप्लीकेशन मनी हो गया। लो जी, ये था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है ना। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ये जो डिस्क्लोजर लिखे हैं ये सारे तो हम हमेशा दिखाते ही दिखाते हैं, प्लस एडिशनल डिस्क्लोजर्स आए हैं इसके रिगार्डिंग कुछ, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। वो फालतू है, पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है। पहले मैं जो पेपर के लिए रेलेवेंट है वो बात कर लूं। डीटीएल वैसे ही है, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी वैसे ही है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी वैसे ही है। आइए जी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एक छोटा सा बदलाव किया गया है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, बहुत रेलेवेंट है बच्चे। अदर करंट लाइबिलिटीज जो क्लास में लिखे थे, जरा उसको खोलिए। आई थिंक ये यहां होंगे नहीं, देख लेते हैं। मिल गए जी। अदर करंट लाइबिलिटीज जो क्लास में लिखे थे, नहीं भी है कोई बात नहीं, ये मैंने दिखा दिए ना। अदर करंट लाइबिलिटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम थी, देखो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। और ये नीचे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि आपने यहां 1 लाख का लोन लिया, 10,000 की किस्तें पहले साल देनी है, 10,000 की अगले साल, 10,000 की किस्त हर साल देनी है। तो हम कहते थे जितनी किस्तें 12 महीने में ड्यू होनी है वो आपकी करंट लाइबिलिटी है, और उसको अदर करंट लाइबिलिटी में दिखाइए। किस नाम से, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन के नाम से। कि भाई लोन तो लंबा है पर आने वाले 12 महीने में जितनी किस्तें देनी है वो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग में नहीं आएगा, ये करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा। इसमें बदलाव कर दिया गया है, करंट मैच्योरिटीज को यहां से हटा के शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखा दिया गया है। ओहो।
सो यहाँ पे मैंने कहीं लिखा होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग मैंने इकट्ठे ही लिखा हुआ, ये देखो शॉर्ट टर्म बोरिंग। सो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाना पड़ेगा किसको, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन को। तो अगर मैं यहां ई पॉइंट ऐड करूं तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कहां दिखाया जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाया जाएगा। और इसका आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे भी इंपैक्ट होने वाला है, बिकॉज बहुत से क्वेश्चंस में करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन गिवन होता था। सो पॉइंट नंबर 3, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक यही चेंज पेपर में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा, एक ये वाला और एक पीपीई वाला। बाकी तो चलो नॉलेज के लिए ज्यादा है, पर ये तो आपके क्वेश्चंस को इंपैक्ट कर जाएगा। सो लिखिए करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, current maturities of long term borrowings shall be disclosed under short term borrowings, shall be disclosed under short term borrowings and instead of other current liabilities, instead of other current liabilities। क्लियर है जी। सो ये बच्चे बहुत से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे इसका इंपैक्ट होने वाला है। सो प्लीज अब ध्यान रखिएगा, पेपर में करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन को कहां दिखाया जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाया जाएगा। अब इसको अदर करंट लायबिलिटी में नहीं दिखाया जाएगा। तो काफी सारे क्वेश्चंस में बदलाव हो गया। तो ये बदलाव आप आराम से कर सकते हैं, कोई आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे डिस्क्लोजर ही चेंज हुए हैं, अदरवाइज को फर्क नहीं पड़ता। बस अब उसको शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाना है, अदर करंट लायबिलिटीज में नहीं दिखाना है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज है। क्लियर है, समझ आ गई बात। नंबर 4, चलें आगे। चलिए जी, जो रह जाए प्लीज अपना पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट, सो मैं आइटम बाय आइटम चल रहा हूं। ट्रेड पेबल, हम शॉर्ट टर्म बोरिंग तक थे। ट्रेड पेबल 2 दिखाते थे, ड्यू टू एमएसएमई, ड्यू टू अदर्स। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको आपके कितने पैसे देने रहते हैं और बाकियों को कितने देने रहते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ट्रेड पेबल्स में। सो आइए, ट्रेड पेबल, तभी मैं हेडिंग वाइज चल रहा हूं क्योंकि क्लास में भी हम लोग हेडिंग वाइज ही चलते हैं। ट्रेड पेबल्स, बच्चे ट्रेड पेबल्स का अब हमें एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा। लिखिए, एजिंग शेड्यूल ऑफ ट्रेड पेबल is required as follows। सर एजिंग शेड्यूल क्या होता है बच्चे, ट्रेड पेबल क्या होते हैं कि किनको कितने पैसे देने हैं। सो ये आपको बताना पड़ेगा कि 0 to 1 ईयर वाले कितने हैं, 1 to 2 ईयर वाले कितने हैं, 2 to 3 ईयर वाले कितने हैं और 3 ईयर से ज्यादा वाले कितने हैं। मतलब कितने क्रेडिटर हैं कि 3 साल हो गए उनको पैसे नहीं दिए, कितने क्रेडिटर हैं कि 1 साल हो गया उनको पैसे नहीं दिए। और ये 1 साल 3 साल कहां से देखने हैं, ड्यू डेट से, कि जब भी उनकी ड्यू डेट थी, मान लो ड्यू डेट थी 1 मार्च, तो अभी आप बना रहे हैं 31 मार्च को बैलेंस शीट मान लो, है ना, तो एक ही महीना हुआ है तो ये 0 to 1 में आ जाएगा। और अगर ड्यू डेट थी 31 मार्च 2019 और आप बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2022 को, तो उसको तो 3 साल हो गए, तो ये 2 to 3 की कैटेगरी में आ जाएगा। और फिर 3 to इन्फिनिटी वाले, मतलब एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा कि टोटल क्रेडिटर में से कितने क्रेडिटर हैं जिनकी ड्यू डेट गुजरे 1 साल हो गया, कितने क्रेडिटर हैं जिनकी ड्यू डेट गुजरे 1 से 2 साल हो गए, फिर 2 से ज्यादा साल हो गए या 3 से ज्यादा साल हो गए। सो ये एजिंग शेड्यूल आपको देना पड़ेगा। तो इसका नाम भी इन्होंने फॉर्मेट भी दिया है,
ट्रेड क्रेडिटर्स एजिंग शेड्यूल, ट्रेड क्रेडिटर्स एजिंग शेड्यूल। मैंने बोला ना बहुत सारे टेबल्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं जो पहले नहीं होते थे। पर्टिकुलर्स आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड, आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट। ये पीरियड कहां से देखना है? ड्यू डेट से। क्या क्या? लेस देन 1 ईयर वाले कितने, मतलब जिनकी ड्यू डेट गुजरे अभी 1 साल से भी कम हुआ है। 1 to 2 ईयर वाले कितने, 2 to 3 ईयर वाले कितने, और 3 to इंफिनिटी या मोर देन 3 ईयर वाले कितने, मोर देन 3 ईयर वाले कितने, और लास्ट में टोटल। देखो मुझे नहीं पता कि ये पेपर में आने वाले हैं कि नहीं, पर अब ये आपके सिलेबस का पार्ट है जी, क्योंकि ये चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए हैं इसलिए आपको करने तो पड़ेंगे। हो सकता है सिर्फ इसके ऊपर ही क्वेश्चन बन के आ जाए 4 नंबर का, क्योंकि ये नई चीजें हैं, ऐसे ये पहले नहीं होता था। पहले हम टोटल ट्रेड पेबल दिखा देते थे, उनका एजिंग शेड्यूल कभी नहीं बताते थे कि किस क्रेडिटर को कितनी देर होगी ड्यू डेट गुजरे और हमने उसके पैसे नहीं दिए। अब इसको फर्दर 4 में तोड़ के दिखाना है। एमएसएमई के कितने, अदर्स के कितने, तो क्योंकि ये बाइफर्केशन बैलेंस शीट में भी गिवन होता है तो एजिंग शेड्यूल में भी ये बाइफर्केशन देना पड़ेगा। डिस्प्यूटेड ड्यूज एमएसएमई के कितने, डिस्प्यूटेड मतलब जहां झगड़ा चल रहा है, और अनडिस्प्यूटेड या डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर के कितने, डिस्प्यूटेड ड्यूज अदर्स के कितने। बच्चे मैं चाहता तो ये छाप के भी दे सकता था, पर क्योंकि हम सारा शेड्यूल क्लास में लिखवाते हैं सो ये भी मुझे लिखवाने चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट है जी, इस पे 4 नंबर का क्वेश्चन सीधा ही बन के आ सकता है। सो इसको फर्दर तोड़ा गया है, डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड। ये वाले अनडिस्प्यूटेड हो गए ना दोनों, ये अनडिस्प्यूटेड हो गए, लिखना नहीं है क्योंकि डिस्प्यूटेड अलग से दिखाए गए तो साफ पता लगता है कि ये अनडिस्प्यूटेड है। अनडिस्प्यूटेड मतलब जहां कोई झगड़ा नहीं चल रहा, डिस्प्यूटेड मतलब आपका झगड़ा चल रहा है कि आपने पैसे देने नहीं है, कोई झगड़ा चल रहा है आपका, दिस इज कॉल्ड डिस्प्यूटेड। सो इस तरीके से ट्रेड क्रेडिटर्स का एजिंग शेड्यूल जो है वो बना के देना पड़ेगा। तो यहां टोटल भी लगाए जाएंगे। सो ये जो लास्ट का टोटल है ये वाला, ये बैलेंस शीट में शो होगा ना, ये बैलेंस शीट के साथ टैली करना चाहिए। क्लियर हो गई बात? सो ये एक नई चीज है कि ट्रेड पेबल का एजिंग शेड्यूल मांगा गया है। ये पहले कुछ भी नहीं होता था, ये अभी है। और एजिंग शेड्यूल काफी जनों के मांगे गए हैं, ट्रेड रिसीवेबल का भी मांगा गया है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी मांगा गया है। अभी कराऊंगा, लिखिए इसको जल्दी। सो ये हमारा नेक्स्ट चेंज था कि हमें ट्रेड पेबल्स का एजिंग शेड्यूल बना के देना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? ओके है। सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, सो ये हमारा नेक्स्ट चेंज था। अब मुझे नहीं पता बच्चे, इसमें से फिर बोल रहा हूं बार बार के पेपर में क्या आएगा, पर ये बदलाव हुए हैं, ये बदलाव आपको पते होने चाहिए। पेपर में आएगा तो बना देंगे, नहीं आएगा तो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट आइटम बैलेंस शीट के ऊपर फिर से चलते हैं। सो बाकी और कोई बदलाव नहीं है जी, लाइबिलिटी साइड बाकी सारी की सारी सेम है। सो एक बदलाव आया है, शेयर कैपिटल का एडिशनल डिस्क्लोजर आया है। दूसरा, शॉर्ट टर्म बोरिंग में बदलाव आया है। और तीसरा, ट्रेड पेबल का एजिंग शेड्यूल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। एसेट साइड पहला बदलाव बता चुका हूं कि इसमें चेंज हो गया। अब जो पीपीई है इसका हम लोग पीपीई का शेड्यूल बनाते होते हैं, यहां बनाया होगा, आपको दिखाता हूं।
ये लो, ये हम लोग शेड्यूल बनाते होते हैं फिक्स्ड एसेट चार्ट। अब फिक्स्ड एसेट्स की जगह वर्ड क्या आएगा? पीपीई चार्ट। तो ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, सेल, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब दिखाते होते हैं। यहां 2 कॉलम और भी जोड़ दिए गए हैं। यस, यहां 2 कॉलम और भी जोड़ दिए गए हैं। पहला है कि अगर आपने अमेलगामेशन में कोई एसेट खरीदे हैं उनको अलग से दिखाइए, और दूसरा है अगर आपने कोई रीवैल्यूएशन किया है उसको अलग से दिखाइए। है तो ये दोनों एडिशन का ही पार्ट। एडिशन क्या होता है कि आपने फर्दर पीपीई को परचेज किया है, तो है तो ये एडिशन का ही पार्ट, बट एडिशन में यहां पे नॉर्मल परचेज आ जाएगी। अगर कोई अमेलगमेशन में एसेट्स खरीदे हैं, अब जब आप कोई कंपनी खरीदते हो तो वहां से एसेट आते हैं, वो अलग से दिखाइए। रीवैल्यूएशन किया है, अलग से दिखाइए। रीवैल्यूएशन में बोला गया है अगर वो रीवैल्यूएशन कैरिंग अमाउंट का 10% से ज्यादा है तो दिखाना है, बट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। आप तो ये समझ लीजिए कि रीवैल्यूएशन आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। तो पीपीई चार्ट में अलग से 2 लाइन आइटम्स को डिस्क्लोज किया गया है। हाँ जी, सो यहां मैं पूरा चार्ट ही दोबारा आपको बना देता हूं। पीपीई चार्ट, सो आइटम, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, अमेलगमेशन, रीवैल्यूएशन, सेल, क्लोजिंग बैलेंस, और फिर होता था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, रिवर्सल, क्लोजिंग बैलेंस, और ये आता था आपका नेट ब्लॉक। सो मान लो आपका कोई फर्नीचर है ना, पर्टिकुलर, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, अमेलगमेशन, अमेलगमेशन के कारण जो परचेज हुए, रीवैल्यूएशन, अपना जगह कम है माफ करना, रीवैल्यूएशन, सेल, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, रिवर्सल और क्लोजिंग बैलेंस, और ये आपका नेट ब्लॉक। तो मान लो कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस कितना, परचेज किया कितना, अमेलगमेशन से कितना आया, रीवैल्यूएशन कितना किया, सेल कितना किया, और क्लोजिंग बैलेंस कितना। सिमिलरली उस पर डेप्रिसिएशन, और ये नेट ब्लॉक आता है। नेट ब्लॉक इन दोनों का डिफरेंस होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस माइनस दिस क्लोजिंग बैलेंस। तो बस समझ लो कि 2 एडिशनल कॉलम इंट्रोड्यूस करे गए हैं, अमेलगमेशन के कारण कितना और रीवैल्यूएशन के कारण कितना। मैं अंग्रेजी में लिख के बता दूंगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि करना क्या है। सो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। सो पीपीई का चार्ट, अब इसमें 2 एडिशनल कॉलम हैं। पहला, अमेलगमेशन से जो एसेट खरीदे गए वो अलग से दिखाइए, रीवैल्यूएशन के कारण जो एसेट्स में बढ़ोतरी हुई वो अलग से दिखाइए। फिर बोल रहा हूं, रीवैल्यूएशन तभी दिखाना होता है अगर वो रीवैल्यूएशन टोटल कैरिंग अमाउंट का 10% या उससे ज्यादा है, पर वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, हमारे लिए इतना ही बहुत है। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो आराम से बच्चे इसको बना लीजिएगा, पॉज करके बना लीजिएगा। क्लियर है? फिर रीवैल्यूएशन के रिगार्डिंग एक और भी बात बोली गई है कि रीवैल्यूएशन के लिए आपको फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है। वो कह रहा है बताइए कि जो रीवैल्यूएशन करी गई है वो मन मर्जी से करी गई है या रजिस्टर्ड वैल्यूअर से उसकी वैल्यूएशन करवाई गई है। तो अगेन पेपर के लिए इतनी रेलेवेंट बात नहीं है, बट स्टिल अब बात है तो कर ही लेनी चाहिए। तो क्योंकि बच्चे जो फेयर वैल्यू निकालते हैं, सही तरीका तो होता है कि आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाएं, वो आपको वैल्यू निकाल के देगा, या कई बार मैनेजमेंट अपने एस्टिमेट से ही कर लेते हैं। सो वो कह रहा है आपको बताना पड़ेगा कि जो रीवैल्यूड फिगर आपने निकाली है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने निकाली है या फिर ऐसे ही निकाली है। ठीक है ना? लिखिए, वेयर revaluation is done, comma, the company needs to disclose
the company needs to disclose whether the revaluation is based on valuation by registered valuer or not. Whether revaluation is based on the valuation by registered valuer or not. कि जो रीवैल्यूएशन आपने करी है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर के अनुसार करी है या मर्जी से करी है, ये आपको बताना पड़ेगा. सो ये सिक्स्थ कोई इतनी खास बात नहीं है, फिफ्थ फिर भी आ सकता है, सिक्स तो बिल्कुल ही बेकार है. सर कितने पॉइंट हैं? 20 को होंगे, अभी 6 हुए हैं. ऐसे ही हैं छोटे छोटे. एजिंग शेड्यूल 4-5 तो एजिंग शेड्यूल ही है. सो 4-5 तो एजिंग शेड्यूल ही है. क्लियर है जी? सो आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिएगा. सो पीपी के बारे में पढ़ लिया, 2 एडिशनल आइटम्स आए, प्लस रिवैल्यूएशन के बारे में बताना है. अच्छा, जो पीपी का चार्ट होता है वही इंटेंजिबल एसेट्स का भी चार्ट होता है, आपको पता है, क्लास में लिखाया हुआ है, तो यहां लिख देते हैं पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट. सेम डिस्क्लोजर आपको इंटेंजिबल एसेट के भी देने होते हैं. पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट चार्ट. क्लियर? अगला आइटम कौन सी है जी? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? बिल्डिंग अंडर डेवलपमेंट, जो भी बनके पूरी तैयार नहीं हुई. और इसी तरह आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट है, वो बनके तैयार नहीं हुआ. बच्चे इनका भी अब एजिंग शेड्यूल देना पड़ेगा. ये भी नई चीज है. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट का एजिंग शेड्यूल हमें देना पड़ेगा. सो नेक्स्ट लिखिए जी, नंबर 7. फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड या ऐसे लिखो, हेडिंग बना लो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स. एजिंग शेड्यूल is required to be given as follows. Aging schedule is required to be given as follows. So aging schedule आपको देना पड़ेगा. इधर देखिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, amount in capital work in progress for a period of, फर्दर इसको तोड़ के दिखाना पड़ेगा जैसे क्रेडिटर्स को दिखाया था. फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल हो गए हैं, अभी ये कैपिटल अभी 1 साल से कम हुआ है और ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही है, बन के तैयार नहीं हुआ. 1 से 2 साल के हो गए हैं पर अभी ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही है, बन के तैयार नहीं हुआ. 2 से 3 साल हो गए हैं, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही है, बन के तैयार नहीं हुआ. या मोर देन 3 ईयर्स हो गए हैं, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही है, बन के तैयार नहीं हुआ. सर ये क्यों चाहिए? बच्चे बीइंग ए शेयर होल्डर मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है कि 5 साल हो गए वो बन के तैयार ही नहीं हो रहा, तो मुझे एजिंग शेड्यूल दो. देखो ये क्या है, अमाउंट इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फॉर अ पीरियड ऑफ, कि कितने साल हो गए हैं ये अभी भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही है. और इसको फर्दर 2 तरीके से तोड़ के दिखाना है. पहला, जो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस, एक तो उसके बारे में बताना है, और दूसरा जो प्रोजेक्ट आपने टेम्पररली बंद कर दिए हैं, प्रोजेक्ट्स सस्पेंडेड
टेम्पररली, कि अभी ये प्रोजेक्ट चल नहीं रहे, इनको टेम्पररली सस्पेंड कर दिया गया है कि अभी बाद में देखेंगे कि इनको बनाना कि नहीं बनाना, पर टेम्पररली इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस तरीके से आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का भी अब एजिंग शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इनमें से क्या पेपर में आएगा और क्या नहीं आएगा, पर ये सारे के सारे नई चीजें हैं जो पहले हमारे डिस्क्लोजर्स का पार्ट नहीं थे, अब हमारे डिस्क्लोजर्स का पार्ट हैं। लिखिए इसको जल्दी। ओके है, आराम से बच्चे इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अगली बात, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एक और भी एजिंग शेड्यूल है। वो कह रहे हैं जो मान लो आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आपने शुरू में अनुमान लगाया था कि ये बिल्डिंग 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर है, और अभी 6 साल हो गए हैं, तो पहले शेड्यूल में तो ये मोर देन 3 इयर्स में आ जाएगा। पर क्योंकि ये अपने ओरिजिनल टाइम को एक्सीड कर गया है टाइम, तो ये दूसरे शेड्यूल में आपको देना पड़ेगा। बताइए कि जिनका ओरिजिनल टाइम जो आपने सोचा था उससे ज्यादा समय हो गया, अभी तक वो बनके कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बारे में भी बताइए। प्लस ओरिजिनली आपने सोचा था ये बिल्डिंग 500 करोड़ में बनेगी, ऑलरेडी उस पे 500 करोड़ से ज्यादा लग गया है और वो अभी तक भी बनके तैयार नहीं हुआ, उसके बारे में भी बताइए। मतलब देखो, जो पॉइंट नंबर 7 में हमने शेड्यूल बनाया है वहां तो सारे ही आएंगे ना, वहां तो कोई भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो आएगा ही आएगा। पर पॉइंट नंबर 8 में क्या आएगा? सिर्फ वो वाले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, ये मैंने इनटेंजिबल एसेट्स लिख दिया, प्लीज इसको ठीक कर लीजिए, इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 8 में सिर्फ वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट आएंगे जिनका या तो समय ओरिजिनल समय से ज्यादा हो गया है या जिनका खर्चा ओरिजिनल एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज्यादा हो गया है, उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। लिखिए, फॉर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड intangibles under development, कौन से? whose completion is overdue, कि जो ओरिजिनल समय सोचा था वो समय उससे ज्यादा हो गया, अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ, और has exceeded its cost compared to its original plan, following schedule shall be given. Following schedule shall be given. समझ गए? और बताना क्या है इसके रिगार्डिंग सर? बच्चे ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि इन पे कितना टाइम और लगेगा, एस्टिमेटेड टाइम जितना और लगेगा वो बताना है। सो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू बी कंप्लीटेड इन, कि इनको कितना समय और लगेगा। टू बी कंप्लीटेड इन, क्या ये लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, या मोर देन 3 ईयर? लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, या मोर देन 3 ईयर। ये ना खास करके जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती है ना, डीएलएफ वगैरह, ये उनके लिए बहुत रेलेवेंट है। मान लो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, इनके प्रोजेक्ट कई कई साल लटके रहते हैं, ये उनको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से दिखाते रहते हैं। अब डिटेल बताइए। सो समझे दोनों में अंतर क्या है?
पहले आपको बताना है टोटल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, जिसको अभी 1 साल हुआ है, 1 से 2 साल हो गए बनते हुए, 2 से 3 साल हो गए बनते हुए, 3 से ज्यादा साल हो गए बनते हुए, अभी वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही है। और दूसरे में सिर्फ उनके बारे में बताना है जिनका कंप्लीशन ओवरड्यू हो गया है। आपने 4 साल सोचा था, ऑलरेडी 4 से ज्यादा साल हो गए हैं, तो बताइए और कितने साल लगेंगे। या आपने ओरिजिनल 500 करोड़ सोचा था, ऑलरेडी 500 करोड़ से ज्यादा लग चुके हैं, तो बताइए और कितने साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। सो नई चीजें हैं, नए डिस्क्लोजर्स हैं, एजिंग शेड्यूल मांगा गया है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का भी एजिंग शेड्यूल मांगा गया है। बनाइए जल्दी। क्लियर हो गई बात? चलिए, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? सो एसेट साइड में पहला तो वो पीपी में चेंज किया गया बैलेंस शीट में। दूसरा पीपी का जो शेड्यूल बनेगा उसमें 2 एडिशनल लाइन आइटम इंट्रोड्यूस करे गए। अमेलगमेशन के कारण जो एसेट्स आए वो, प्लस रीवैल्यूएशन के कारण जो एडिशन हुआ वो अलग से दिखाना है। फिर रीवैल्यूएशन मन से किया है या रजिस्टर्ड वैल्यूअर से पूछ के किया है, रीवैल्यूड फिगर आई कहां से है उसके बारे में बताना है। फिर आपको बताना है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल्स का एजिंग शेड्यूल, और फिर उन्हीं के बारे में जिनको ओवरड्यू पीरियड हो गया है, प्लस जिनकी कॉस्ट एक्सीड हो चुकी है, तो आगे उनको कितना और समय लगेगा इसके बारे में बताना है। क्लियर है? सो आइए बैलेंस शीट पे वापस चलते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सेम है, डेफर्ड टैक्स एसेट सेम है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो मैं इसका एक बार शेड्यूल आपको दिखाना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लो जी, यहां मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज मार्क कराई हुई है। ये रहा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यहां एक चीज दिखवाई हुई है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एंड कैपिटल एडवांसेस shall always be disclosed as non-current loans and advances। छोटा सा बदलाव किया गया है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को यहां से हटा दिया गया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स क्या होता है कि मैंने बिजली का मीटर लगवाना है, मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, तो पहले शेड्यूल 3 बोलता था कि इसको लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाइए। अब ये कह रहे हैं कि इसको अदर नॉन करंट एसेट में दिखाइए। यहां पे पॉइंट नंबर 14 में अब आपको शो करना पड़ेगा क्या? सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ये चेंज हो गया है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पहले हम कहां लिखवाते थे? ये हम हमेशा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखाते थे। इसका क्वेश्चंस पे इंपैक्ट होगा, और अब कहां दिखाएंगे? अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे। सो इसका क्वेश्चंस के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है। करंट मैच्योरिटीज की तरह ये बच्चे, ये एजिंग शेड्यूल आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, बट ये तो पक्का पक्का आएंगे ही आएंगे ना। करंट मैच्योरिटीज वाला, एक ये वाला, और एक जो पीपी के फॉर्मेट में चेंज हुआ है वो वाला। लिखिए, security deposits shall be shown under other non-current assets and not under long-term loans and advances, and not under लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बच्चे मैं लास्ट में इंपॉर्टेंट वाले भी मार्क करा दूंगा कि ये आपके क्वेश्चंस को इंपैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को कहां दिखाया जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स में। सर कैपिटल एडवांसेस नहीं चेंज हुआ? नहीं, कैपिटल एडवांसेस अभी भी वही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स चेंज हुआ है। तो मर्जी है जी, अब क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोजर ही करना है, जहां वो बोलेंगे हम करेंगे। सो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स को क्वेरी जी, ये लोन एंड एडवांस नहीं है,
इसलिए हटाया गया है। कुछ हद तक ठीक भी है। डिपॉजिट इज नॉट अ लोन एंड एडवांस जिसके ऊपर आपको कोई ब्याज मिलना है एंड ऑल दैट थिंग, इसलिए इसको यहां से हटाया गया है और कहां दिखाया गया है, अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाया गया है। क्लियर हो गया। सो बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करा दूंगा कि ये वाले पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बाकियों को आप छोड़ भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, आइए जी। सो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये सारा कुछ सेम है। ट्रेड रिसीवेबल में फिर से बच्चे एजिंग शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब इधर देखिए, ट्रेड रिसीवेबल में एक डिस्क्लोजर ऑलरेडी होता था। ये देखो, ये हम ट्रेड रिसीवेबल में क्या दिखाते हैं, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ट्रेड रिसीवेबल को हमेशा करंट मानते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को ऐसे डिस्क्लोज किया जाता था, मोर देन 6 मंथ्स है आपका ओवरड्यू पीरियड, मतलब ड्यू डेट से 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, हमें पैसे नहीं मिले, अलग से दिखाइए, बाकियों को अलग से दिखाइए, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये अब खत्म हो गया है और इसकी जगह पूरे का पूरा क्रेडिटर वाला एजिंग शेड्यूल यहां भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये काट दीजिए अपने नोट्स में से, ये काट दीजिए प्लीज। जैसे मैंने पिछला कटवाया था वो भी काटिए। यहां से मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट्स हटवाया था, ये भी अपने नोट से हटा दीजिए, क्योंकि आप अलग से क्यों पढ़ेंगे, जो चीज नोट से ही समझ में आ रही है, एग्जिस्टिंग्स में चेंज किया गया है तो वो तो नोट्स में चेंज कर लेना चाहिए ना। जो चीज नहीं है वो तो नए से लिख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने वहां सिक्योरिटी डिपॉजिट हटाया था, ये नोट पे कांटा मार दीजिए, पॉइंट नंबर सी। अब ये आपको नहीं करना और ये भी आपके क्वेश्चंस को इंपैक्ट करेगा, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाला डिस्क्लोजर होता था। अब यही डिस्क्लोजर एजिंग शेड्यूल के रूप में आ गया है। लिखिए जी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स लिखिए, एजिंग शेड्यूल is required to be given as follows. Aging schedule is required to be given as follows. सर ये भी वही है, लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर नहीं, यहां 0 से 6 मंथ, फिर 6 मंथ to 1 ईयर, फिर 1 to 2 ईयर, फिर 2 to 3 ईयर, फिर मोर देन 3 ईयर। यहां एक कॉलम ज्यादा है या क्योंकि क्रेडिटर में और CWIP में लेस देन 1 ईयर वाला इकट्ठा था, यहां ऐसा नहीं है। 6 महीने वाले डेटर अलग दिखाइए, मतलब जिनकी ड्यू डेट गुजरे हुए, 6 महीने कहां से देखने हैं, ड्यू डेट से, ड्यू डेट गुजरे हुए 6 महीने तक हुए हैं अलग से, 6 महीने से 1 साल हुआ है अलग से, 1 से 2 साल के बीच में अलग से, 2 से 3 साल के बीच में अलग से, और 3 साल से ज्यादा वाले अलग से। सो इधर देखिए, सो आपको एजिंग शेड्यूल बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। पर्टिकुलर्स, आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम, कहां से, ड्यू डेट से। आउटस्टैंडिंग फॉर द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम ड्यू डेट, तो सबसे पहले लेस देन 6 मंथ्स वाले, वहां भी तो था ना, वहां मोर देन 6 मंथ्स वाले अलग से दिखाते थे, बाकी अलग से दिखाते थे, मतलब ड्यू डेट गुजरे हुए अभी 6 महीने तक हुए हैं, यहां दिखाइए। 6 मंथ्स टू 1 ईयर वाले, क्योंकि यहां एक कॉलम ज्यादा है इसलिए मैं ऊपर वाला कॉपी नहीं कर पाया। 1 to 2 ईयर वाले अलग से दिखाइए, 2 to 3 ईयर वाले अलग से दिखाइए। अब बहुत डिटेल्ड डिस्क्लोजर मांगे गए हैं जी, और मोर देन 3 ईयर वाले अलग से दिखाइए। बहुत डिटेल्ड डिस्क्लोजर हो गए हैं, कंपनीज की हवा निकल जाएगी ये डिस्क्लोजर देते देते। अब अल्टीमेटली बात तो बच्चे ऑडिटर पे ही है ना, कि ऑडिटर ये डिस्क्लोजर कितने सही तरीके से देते हैं। कंपनी लॉ ने तो अपना कार्यक्रम निभा दिया, उन्होंने डिस्क्लोजर और डिटेल कर दिया कि डेटर की डिटेल दीजिए,
जब आप कल को कभी सिक्योरिटी एनालिसिस का काम करेंगे शेयर बाजार में जाके, सो यू विल फाइंड कि ये सब चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। कंपनी के डेटर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, सेल बढ़ नहीं रही, पता है वो कितनी खतरनाक सिचुएशन है। सेल बढ़ रही है, डेटर बढ़ रहे हैं, वो तो समझ में आता है। सेल बढ़ नहीं रही, डेटर बढ़ रहे हैं, मतलब पैसे ही नहीं आ रहे। और डेटर का एजिंग शेड्यूल मोर देन 3 ईयर वाले ज्यादा है, तो बैड डेट्स के चांसेस भी ज्यादा है। अब इसको फर्दर तोड़ के दिखाना है। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड। अनडिस्प्यूटेड है ट्रेड रिसीवेबल, गुड मतलब पैसा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड डाउटफुल। पहले भी ऐसे दिखाते थे, इधर देखो, तो यहां हमने लिखवाया नहीं हुआ, वैसे दिखाते थे कि इसमें से गुड कितने, इसमें डाउटफुल कितने। अब आपको डिटेल में इसको बताना पड़ेगा। तो अनडिस्प्यूटेड कितने, ये क्राइटर में गया था ना, डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड। फिर डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड, फिर डिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड डाउटफुल। तो ये सबको दिखाना पड़ेगा जी। काफी डिटेल्ड डिस्क्लोजर हो गया है, पहले इतना ज्यादा नहीं था। पहले तो 6 महीने से ज्यादा वाले अलग दिखा देते थे, बाकी अलग दिखा देते थे। अब उन्होंने कहा है जी मुझे 6 महीने वाले अलग चाहिए, 1 से 6 महीने से 1 साल वाले अलग चाहिए, 1 से 2 साल वाले अलग चाहिए, 2 से 3 साल वाले अलग चाहिए, और 3 से ज्यादा साल वाले अलग से दिखाओ। फिर इस टोटल में से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और ये वाले डेटर्स कहां दिखाए जाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। हालांकि इनका प्रोविजन भी अलग से बताना होता है, चलो इतना पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं होता। और ये अमाउंट कहां से गिननी है, ड्यू डेट से। बनाइए जल्दी। काफी सारी नई चीजें आ रही हैं जी बच्चे। अब ये सब्जेक्ट एवर चेंजिंग हो गए हैं, हर 1-2 अटेम्प्ट बाद कुछ ना कुछ इन चीजों में बदलाव दिखते रहेंगे आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस, शेड्यूल 3, कंपनी लॉ, ये एवर चेंजिंग चीजें हो गई हैं। पहले होता था कभी 10 साल में एक बार इनमें चेंज आता था, अब ऐसा नहीं है। इंड एएस में तो हर बार ही कुछ ना कुछ बदलाव ये लोग कर देते हैं। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी धीरे धीरे इंड एएस में कन्वर्ट होने हैं, सो वो भी सारे बदलाव होते रहेंगे। ओके जी, सो आराम से इसको बच्चे पॉज करके बना लीजिएगा। क्लियर है? मैं देखूं कोई रह तो नहीं रहा ना। ठीक है। और एक बात बताऊं, इंपॉर्टेंट चीजें यही तक है, इसके बाद वाले तो चलो लिखने के लिए करने हैं, नॉलेज के लिए ज्यादा हैं, पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाले ही हैं। क्लियर? सो आराम से इसको पॉज करके बना लीजिएगा। तो इनमें से भी ज्यादा, क्योंकि अब मैं अदर डिस्क्लोजर्स के नाम से सारे लिखवा दूंगा, वो नए हैं सारे के सारे। अब आपके पेपर के लिए ज्यादा कौन से रेलेवेंट है, सबसे ज्यादा तो ये जो आपके क्वेश्चंस को इंपैक्ट करेंगे, ये वाला इंपैक्ट करेगा। आपके करे हुए क्वेश्चंस में कुछ बदलाव हो जाएंगे, ये आई डोंट थिंक सो ये प्रमोटर वाला आना चाहिए। ये इंपैक्ट करेगा करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन वाला, ये तो आपके बहुत से क्वेश्चंस में चेंज ला देगा, क्योंकि आप इसको अदर करंट लायबिलिटी में दिखाते थे, अब इसको कहां दिखाना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में दिखाना पड़ेगा। ट्रेड पेबल का एजिंग शेड्यूल हो सकता है कभी आ जाए, पर इतना इंपॉर्टेंट मुझे लगता नहीं है। हाँ, इस पे कल्ले पे ही क्वेश्चन आ सकता है ना 2-3 नंबर का, ये समझिए। जो आपके एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस को इंपैक्ट करेंगे मैं उनकी बात कर रहा हूं, और एक ये सिक्योरिटी डिपॉजिट्स वाला, और एक ट्रेड रिसीवेबल वाला। क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल का मोर देन 6 मंथ्स दिखाते होते थे, अभी उसको ऐसे बना के आना पड़ेगा। मोर देन 6 मंथ वालों को आप इस कैटेगरी में डाल दीजिए, और लेस देन वालों को आप इस कैटेगरी में डाल दीजिए। वो अब सवाल की टेंशन है ना कि क्वेश्चन आपको डिस्क्लोजर कैसे देता है, जैसे देगा वैसे ही आपको दिखाने पड़ेंगे। अब बचे हैं बच्चे अदर डिस्क्लोजर्स, जो कि करने तो पड़ेंगे एक बार। आइए जी, पॉइंट नंबर 11, अदर डिस्क्लोजर्स।
या छोड़ो, एक एक करके लिखते चले जाते हैं। लिखिए जी, डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट रेशियोज, ये बड़ी अच्छी चीज आई है। डिस्क्लोजर ऑफ इंपॉर्टेंट रेशियोज। कंपनी एक्ट कहता है कि अब आपको कुछ रेशियोज का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अर्लियर ये रेशियोज एनालिस्ट खुद निकालते थे, अभी कंपनी को निकाल के देने पड़ेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में ये रेशियोज देने पड़ेंगे। सो रेशियो का चैप्टर आप लोग एफएम में करते हो। सो लिखिए जी, कौन कौन से रेशियोज हैं? फॉलोइंग रेशियोज आर टू बी डिस्क्लोज्ड। फॉलोइंग रेशियोज आर टू बी डिस्क्लोज्ड, सब आपने नाम सुने हुए हैं। लिखिए, करंट रेशियो, अब मैं ये समझाने नहीं बैठूंगा ये कैसे निकालते हैं, ये आप एफएम में पढ़ते हैं। दूसरा, डेट इक्विटी रेशियो। तीसरा, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये सारे एफएम के सिलेबस का पार्ट है और आई थिंक ये अब फाउंडेशन में भी है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो ये मैं निकलवाने नहीं सिखाऊंगा प्लीज। रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो, अब ये बच्चे नॉलेज के लिए ज्यादा है, क्योंकि पेपर सेटर आपसे वो रेशियो की लिस्ट नहीं मांगने वाला। को थ्योरी में को बेवकूफ मांग ले तो मांग ले, बताओ कौन कौन से रेशियोज डिस्क्लोज करने हैं, तो फिर आप लर्न कर लेना एक बार। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एफ। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जिसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो जी। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एच। कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये सारे सीखते हैं, ये मैंडेटरी कर दिए गए हैं कि इन रेशियोज का अब आपको खुद से निकाल के डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आई नेट प्रॉफिट रेशियो, ये याद नहीं करने, बस एक बार नजर मार लीजिएगा, अगर कोई थ्योरी में पूछे तो बता दीजिएगा। जे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और लास्ट में आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारे के सारे रेशियोज अब आपको बताने पड़ेंगे। इवन उन्होंने तो ये बोला है कि इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कंप्यूटेशन भी बताओ। जैसे करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट भी बताओ, करंट लायबिलिटीज भी बताओ, कैसे निकाले आपने। डेट डिवाइड बाय इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो होता है, सो डेट में क्या क्या लिया, इक्विटी में क्या क्या लिया, ये भी बताओ। चलो वो हमारे काम का नहीं है, पर प्रैक्टिकली वो बताना पड़ता है। फिर इस रेशियो में अगर पिछले साल से 25% तक का बदलाव हो गया है, वो चेंज के बारे में भी बताओ। वो हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। वो सब चीजें प्रैक्टिकल के लिए होती हैं, पेपर के लिए नहीं होती। पेपर के लिए तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि इन रेशियोज का आपसे क्या मांगा गया है, डिस्क्लोजर मांगा गया है। लिखिए जल्दी, मैं देख रहा हूं कौन कौन से लिखवाऊं, कौन कौन से ना लिखवाऊं, बिकॉज यहां तो बहुत सारे हैं। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? सो रह गया है तो प्लीज पॉज करके लिखिएगा। नेक्स्ट, 12th, लोन टू रिलेटेड पार्टीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर आया है, ये आपके पेपर में आ सकता है। अब ये लोन शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है, ये लोन लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है कि आपने रिलेटेड पार्टीज को लोन दिया है। रिलेटेड पार्टीज में कौन कौन है? प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी और अदर रिलेटेड पार्टी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में या आपने कंपनीज एक्ट में पढ़े होंगे। सो क्या डिस्क्लोजर देना है? लिखिए, वेन एवर
loans are granted to promoters, directors or other related parties, then following disclosures are required. Then following disclosures are required. So इसका भी टेबल दिया गया है. पहले बताइए कि बोरोवर कौन है, फिर बताइए अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, मतलब कितना लोन अभी आना बाकी है, और लास्ट में बताइए ये परसेंटेज ऑफ टोटल लोन एंड एडवांस का कितना है. जो टोटल लोन एंड एडवांस आपने दिए हैं उसके कितने परसेंटेज है. सो मान लो आपने लोन दिया है प्रमोटर को, कितना दिया, और टोटल लोन का कितना परसेंटेज है. डायरेक्टर को कितना दिया और टोटल लोन का कितना परसेंटेज है. ये एक नया डिस्क्लोजर आया है, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनियां धोखे करती हैं, प्रमोटर डायरेक्टर को लोन देती रहती हैं, उसके प्रॉपर डिस्क्लोजर्स नहीं देते थे. अभी उन्होंने कह दिया है कि अगर आपने प्रमोटर डायरेक्टर को लोन दिए हैं तो आपको इसके प्रॉपर डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे. लिखिए. क्लियर है. तो बच्चे पेपर में आने लायक तो इतने ही हैं. अब इन्होंने थोड़े से और दिए हुए हैं तो मैं जल्दी जल्दी से कोशिश करता हूं उनके बारे में बता दूं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है सारे के सारे. जैसे एक है कि अगर आपकी कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है तो आप उसके डिटेल दीजिए. लिख लो, नॉलेज के लिए लिख लो. पेपर में आने लायक तो इतने ही है, 12 ही है, बाकी तो अब नॉलेज के लिए हैं, लिखने हैं लिख लो. लिखने तो है ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना इनके ऊपर. डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, डिटेल्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी. आजकल ना बहुत से कंपनीज क्रिप्टो करेंसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार कहती है अगर कर रहे हैं तो फिर डिस्क्लोजर भी दीजिए. सो व्हेनेवर कंपनी हैज इन्वेस्टेड in any cryptocurrency, then following disclosures are required. Then following disclosures are required. Sub point A, profit or loss from ट्रांजैक्शंस इन क्रिप्टो करेंसी, कितना गेन या लॉस हुआ. अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड ऑन रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट वाले दिन कितनी आपकी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स है. ठीक है ना. एडवांसेस टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टोस, क्या आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर कोई लोन लिया हुआ है तो उसके बारे में भी बताइए. अब ये देखो, ये पेपर में आने लायक बात थोड़ना है, ठीक है ना, पर स्टिल हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्या फर्क पड़ता है. ओके है जी. नेक्स्ट लिखिए नंबर 14, विलफुल डिफॉल्टर. मैं फिर कह रहा हूं 12वां के बाद पेपर में आने लायक नहीं है, नॉलेज के लिए ज़्यादा है कि एक बार कर लेते हैं. विलफुल डिफॉल्टर, आजकल ये नया टर्म चला है, विलफुल डिफॉल्टर. विलफुल डिफॉल्टर क्या है, मैंने बैंक से लोन लिया, मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे लेने की स्थिति में हूं पर मैं जानबूझ के नहीं दे रहा. दिस इज कॉल्ड विलफुल डिफॉल्टर. जैसे ये आपके विजय माल्या, ये आपके ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सब विलफुल डिफॉल्टर है. कि ये नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं है, दे सकते हैं, जानबूझ के नहीं दे रहे.
सो अगर कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है किसी बैंक ने तो उसका डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखिए वेयर, अब ये पेपर में आने लायक बातें नहीं है पर एक बार नॉलेज के लिए तो बढ़िया ना। कंपनी इज डिक्लेयर्ड एज willful defaulter by any bank or financial institution, then following details are required. सो अगर आपको willful defaulter घोषित किया गया है तो आपको ये डिटेल देने पड़ेंगे। सब पॉइंट ए, डेट ऑफ डिक्लेरेशन कि किस दिन आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है, और बी अमाउंट एंड नेचर ऑफ डिफॉल्ट, कितने का डिफॉल्ट आपने किया, किस तरह का ये डिफॉल्ट है। सो अगर किसी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है तो उसको ये सब बताना पड़ेगा। सो ये सब नए डिस्क्लोजर्स हैं जी। 12 नंबर पॉइंट के बाद पेपर के लिए कम और नॉलेज के लिए थोड़े ज्यादा हैं। ओके, सो आराम से इसको पॉज करके लिखिएगा। नेक्स्ट, रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज। रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज। अब ये स्ट्रक ऑफ कंपनीज क्या होते हैं बच्चे? रिसेंटली आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना होगा कि हमने बड़ी कंपनियों के नाम स्ट्रक ऑफ कर दिए हैं। मतलब बड़े सालों से उन्होंने ना कोई एनुअल रिटर्न फाइलिंग करी है, ना वो रिटर्नें भरते हैं, कुछ भी नहीं करते वो। तो ऐसी कंपनी का नाम उन्होंने आरओसी से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हटा दिया है, रजिस्टर से ही हटा दिया है। उसको बोलते हैं स्ट्रक ऑफ कंपनीज। अगर आपकी कंपनी का इन स्ट्रक ऑफ कंपनीज के साथ कोई रिश्ता है, मतलब आपने इनको कोई लोन दिया हुआ है या आपने इनमें कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई है या इसने आप में कोई इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, तो उसकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। लाखों कंपनियों के नाम इन्होंने आरओसी से हटाए हैं कि जो कंपनियां सिर्फ पुरानी बनी हुई कुछ करती नहीं थी, उनको इन्होंने स्ट्रक ऑफ कर दिया। सो अगर आपकी कंपनी का इन स्ट्रक ऑफ कंपनीज के साथ कोई रिश्ता है, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। लिखिए where the company has any transaction with stock of companies, then following disclosure is required. Then following disclosure is required. क्या क्या बताना होता है? सब पॉइंट ए, नेम ऑफ स्ट्रक ऑफ कंपनी, आपको उसका नाम बताना पड़ेगा बिकॉज आपकी कंपनी तो स्ट्रक ऑफ नहीं हुई ना। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आपकी उसके साथ क्या ट्रांजैक्शन है, क्या आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है या उसको लोन दिया हुआ है या आपके कोई रिसीवेबल है या पेबल है, ये सब बताना पड़ेगा। आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग कितना है, कितने पैसे लेने या देने वाले बाकी हैं, और डी रिलेशनशिप क्या है आपका, अगर कोई है, ये रहने दो, तीन ही बहुत है। रिलेशनशिप मतलब कोई आपकी सब्सिडरी तो नहीं है, इस तरीके से बताना होता है, वो जरूरत नहीं है, तीन ही बहुत है। सो ये अगेन पेपर में आने वाली चीज नहीं है बट स्टिल नॉलेज के लिए अच्छा है। लिखिए नंबर 16। दूसरा नेक्स्ट है जी, अगर आप पे इनकम टैक्स की कोई रेड हुई है और रेड में आपकी कोई ब्लैक मनी पकड़ी गई है जो आपने बुक्स में नहीं दिखा रखी थी, तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। और इस साल आपने बुक्स में दिखाया कि नहीं दिखाया ये भी बताना पड़ेगा, और कैसे दिखाया ये भी बताना पड़ेगा।
क्योंकि जो ब्लैक मनी होता है वो क्या होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया होता, वो कब पकड़ा जाता है, जब कोई रेड होती है। सो अगर इनकम टैक्स की रेड में कोई ब्लैक मनी पकड़ी गई है जो पहले आपने बुक्स में नहीं दिखाई थी, तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि ब्लैक मनी पकड़ी गई है। फिर उसको इस साल आपने बुक्स में कैसे दिखाया, ये भी हमें बताना पड़ेगा। द कंपनी शल गिव, अब ये पेपर में आने लायक बातें नहीं है, बट नॉलेज के लिए अच्छी हैं कि ये सब आजकल डिस्क्लोजर होते हैं। द कंपनी शल गिव डिटेल्स ऑफ any transaction not recorded in books but surrendered during income tax assessment। और मैं असेसमेंट वर्ड लिख रहा हूं, रेड नहीं लिख रहा। surrendered during income tax assessment। क्लियर है? and also to disclose whether it has properly recorded in books of accounts during the year, whether it has properly recorded in books of accounts during the year। so ये बताइए कि क्या आपने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लिया है या नहीं किया है। क्लियर है? रह गया है तो पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट, ये सब नॉलेज के लिए हैं। पॉइंट नंबर 12 के बाद सारे नॉलेज के लिए हैं। डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड। डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी हेल्ड। अब ये बेनामी प्रॉपर्टी क्या होता है कि मान लो राम के पास बहुत पैसा है पर वो ब्लैक मनी है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेता, अपने नौकर के नाम पे प्रॉपर्टी लेता है। दैट इज कॉल्ड बेनामी प्रॉपर्टी। सरकार आजकल इसके पीछे बहुत ज्यादा पड़ी हुई है कि लोगों ने 10-10 प्रॉपर्टीज खरीद के रखे हुए हैं पर अपने नाम पे एक भी नहीं है। किसी नौकर के नाम पे है, कोई ड्राइवर के नाम पे है, किसी रिश्तेदार के नाम पे ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड बेनामी प्रॉपर्टी। अगर कंपनी की कोई बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी गई है, ऐसे तो कोई नहीं बताएगा ना कि हाँ मेरी बेनामी प्रॉपर्टी है। अगर कंपनी की कोई बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी गई है तो उसको बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। अगर प्रोसीडिंग चल रही हैं तो फिर आपको कुछ डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। अदरवाइज आप कह दो जी आपको बेनामी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, कौन करेगा? बेनामी प्रॉपर्टी तभी बेनामी है अगर वो पकड़ी जाए तो अगर बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कंपनी के ऊपर कुछ मुकदमा शुरू हो गया है, कुछ प्रोसीडिंग्स शुरू हो गए हैं, तो कंपनी को फिर उसके डिटेल देने पड़ेंगे। ये सब लेटेस्ट चीजें हैं। लिखिए, वेयर एनी प्रोसीडिंग्स हैव बीन initiated under Benami Property Act 1988, then following disclosures are required। then following disclosures are required। सब पॉइंट ए, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या क्या उसकी डिटेल है। ईयर ऑफ एक्विजिशन, किस साल आपने खरीदी थी। मतलब पैसा आपका लगा है, ब्लैक मनी आपका है पर नाम किसी और है और सरकार ने उसको पकड़ लिया है, ठीक है ना। अमाउंट, डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी, किसके नाम पे आपने खरीदी। ये सब बच्चे नॉलेज के लिए बता रहे हैं। आई डोंट थिंक सो ये पेपर में आना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 तक सारे पॉइंट आपके पेपर में आ सकते हैं।
नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स, बस बहुत है। ऐसे तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है, आपके लिए बहुत है। पता लग गया ना कि हाँ, बेनामी प्रॉपर्टी नाम का कोई डिस्क्लोजर होता है। अगर आएगा तो कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लिखिए। ओके है जी। पॉइंट नंबर 18, कंपनी ने बैंक से कोई लोन लिया किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, बट उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया, तो ऐसे लोन का आपको डिटेल देना पड़ेगा। फालतू बात है ना। फालतू मतलब प्रैक्टिकली तो बहुत रेलेवेंट है, पेपर के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। वेयर द कंपनी हैज नॉट यूज्ड the borrowing from banks for specific purpose, कि पर्पस के लिए लोन लिया पर आपने उसको यूज नहीं किया अभी तक, ठीक है ना। द कंपनी शैल डिस्क्लोज द डिटेल, द कंपनी शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स। बस बच्चे इतने बहुत हैं, बाकी और भी फालतू हैं, वो मेरे लिए रिक्वायर्ड नहीं है। मैं चेक कर लूँ एक बार, सारा शेड्यूल एक बार देख लूँ कि जो इम्पोर्टेंट थे वो हो गए सारे। यस, इम्पोर्टेंट वाले हमने कर लिए हैं सारे। रादर 12 के बाद 12 तक ही इम्पोर्टेंट थे, उसके बाद वाले कोई इतने इम्पोर्टेंट थे नहीं, पर चलो हमने फिर भी कर लिए। बस जी, ठीक है जी। सो ये थी जी आपकी फर्स्ट क्लास ऑफ अमेंडमेंट। पहले 12 पॉइंट्स को अच्छे से करके जाइएगा, 12 के बाद वालों को रीड कर लीजिएगा। जो ऑलरेडी शेड्यूल 3 पढ़ा है वो सारा एप्लीकेबल है, जो एक दो चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए, बाकी सारा शेड्यूल एज इट इज एप्लीकेबल है। प्लस ये एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगली क्लास में हम करेंगे जो नॉन कंपनीज के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी में क्राइटेरिया लेवल 1 लेवल 2 में चेंजेस आए हैं वो वाला, और वो मैं अपनी रेगुलर क्लास ही अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा पूरी क्लास को। वो पूरा टॉपिक ही आपने काट देना है। दिखा दूं मैं आपको क्लास में कौन सा था। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस ऑन कंपनीज का टॉपिक था। नॉन कंपनीज का मैं एक बार आपको दिखाऊं, यहां पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये तो इंड एएस है, मतलब पहले 3 लेक्चर में जो टॉपिक आता है, अब इसमें ना है नहीं वो, मैं लेटेस्ट दिखाता हूं आपको, रुको। ये रहा, ये देखो, ये हम करते थे ना इंट्रोडक्शन, कंपनीज वाला सेम है, ये इसमें बदलाव हुआ है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, तो ये पूरा ही काट दीजिएगा, नए वाला लिख लीजिएगा। क्लियर है? फिर बोल रहा हूं, कंपनीज वाला सेम है, नॉन कंपनीज पे जो एएस एप्लीकेबिलिटी ना वो 4 लेवल हो गए हैं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4। पहले ये 3 लेवल होते थे, आपको याद होगा, तो वो 4 लेवल हो गए हैं, और वो May 22 और ऑनवर्ड्स एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सो ये वाली क्लास जो है ये आपको एज इट इज मिल जाएगी, तो वो पूरा नया करना है, पुराने वाला स्टक ऑफ कर दीजिएगा। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज वाला, कॉर्पोरेट एंटिटीज वाला एज इट इज वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। एक मिनट में देख ही लूं, रुको जरा। क्योंकि ये नया मैंने करा दिया है लेटेस्ट बैच में सारा। थोड़ा सा बदलाव है यहाँ पे, ये चेंज हुआ है, ये 10 करोड़ से 50 करोड़ हुआ है, तो बेटर है बच्चे आप ये पूरा ही टॉपिक लगा लीजिए। सो ये 3 क्लासेस अपलोड होंगी, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, जो लेटेस्ट बैच का है आप पूरा ही लगा लीजिए। कंपनीज वाला भी दोबारा, नॉन कंपनीज वाला भी दोबारा, पुराना पूरा ही काट दीजिए, उसमें भी छोटा सा बदलाव है। सो पुराना पूरा
पहले 3 लेक्चर जो आपने एप्लीकेबिलिटी किए हुए हैं वो काट दीजिए, वो नए लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है जी, बस जी। और आपके सिलेबस में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो इस लेक्चर के साथ साथ अमेंडमेंट्स इन शेड्यूल 3 के बाद आपको 3 लेक्चर मिलेंगे। पुराने तीनों लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जो आपने किए हुए हैं वो काट दीजिएगा और ये वाले 3 लेक्चर्स लगा लीजिएगा, चाहे डबल स्पीड करके लगा लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बदलाव नहीं है, एक लिमिट्स में चेंजेस आए हैं, बाकी सारा कुछ सेम ही है। ठीक है ना। सो प्लीज़ 3 लेक्चर आपको वो लगाने पड़ेंगे प्लस 1 लेक्चर शेड्यूल 3 का, दैट्स इट। बाकी मैं आरटीपी तो अपलोड करूंगा ही। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।